देखो क्वेश्चन, जांच कीजिए, एक क्वेश्चन लिखो बहुत इंपॉर्टेंट। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त होती है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, जांच करो। तो देखो यहाँ पे जैसे 10 की पावर n है, 10 की पावर तो n है, तो n के स्थान पर यदि 1 रख दें तो 10 की पावर 1 तो क्या होगा, 10 0 पर समाप्त होती है। 10 की घात 2 रखेंगे तो 10 गुणे 10 तो 100 आया, तो 0 पर समाप्त होती है। तो जो 0 पर समाप्त होती हैं तो उनका गुणनखंड निकालते हो, तो देखो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5। 100 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 25 चौको 100। तो यानी जो 0 पर समाप्त होती है उनके गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 और 5 उसमें शामिल रहते हैं। क्या शामिल रहते हैं, 2 और 5 शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। क्या मान के चलते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जैसे हम किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n है, तो प्राकृतिक संख्या n के स्थान पे 1 रख सकते हैं तो 6 आएगा, 6 को ले सकते हैं। तो इसका मतलब 0 पर समाप्त होने वाली संख्या आ ही नहीं रहा है। 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 गुणे 6 आएगा, तो 36 हो गया। ये भी 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है, 6 पर समाप्त होने वाली संख्या है। 6 की पावर 3 भी करेंगे तो 6 गुणे 6 216 आएगा, तो 216 भी 6 पर समाप्त होने वाली संख्या है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। तो मान कर चलते हैं कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। तो 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 भी और 2 शामिल होंगे, गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होंगे। जबकि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n। तो इसका मतलब क्या कि 2 की पावर n और 3 की पावर n। जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 हैं। अच्छा, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शामिल ही नहीं है। जब 5 शामिल ही नहीं है तो ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या मानकर चलते हैं तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होंगे। जबकि हम 6 की पावर n का गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर n 3 की पावर n आता है, इसमें 5 तो शामिल है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे, माना 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। तब 6 की पावर n का गुणनखंड 6 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा, जबकि 6 की पावर n का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है, अर्थात इसके गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। ठीक है, यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है तो 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 भी शामिल होगा। ठीक है, 2 और 5 तो 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसका प्रूफ, सलूशन। माना माना 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त
होती है। ठीक है, तब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 होगा। 2 व 5 होगा। जब मान कर चले हैं कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है, तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 0 व 2 व 5 होगा। जबकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n 3 की पावर n। जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल ही नहीं है। n के अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। 5 सम्मिलित नहीं है। नहीं है, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। अर्थात अतः प्रमाणित हुआ, लिखो, अतः प्रमाणित हुआ कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अतः प्रमाणित हुआ कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं। लिख लेते ना। एक एग्जाम्पल में भी है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होती है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी मान लेंगे। परिकल्पना क्या मान लेते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? माना हल, माना किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, माना किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। माना किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n
शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है। तब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 सम्मिलित होगा, 2 व 5 सम्मिलित, 2 व 5 सम्मिलित होगा। किंतु हम देखते हैं 4 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है। किंतु अर्थात 4 की पावर n गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 5 नहीं, 2 शामिल है, 5 नहीं। अतः प्रमाणित हुआ, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है। ठीक है, ये परिकल्पना गलत है। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि 4 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं। अतः प्रमाणित हुआ 4 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। लिख लेते ना, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि नहीं बनेगा। और √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाए थे ना एक दिन, याद है वे? हाँ, उसको बता रहे हैं, उसको व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 12 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं?
ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन कहलाती हैं? जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से कटती हैं। ठीक है, खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से कटती हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जैसे 5 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 1 से कटती है और 5 से। 11 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 11 1 से कटती है और 11 से। तो जो खुद से कटती है और 1 से कटती है वही भाज्य संख्या कहलाती है। तो इन दोनों संख्याओं को बता दो कि खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से कट रही है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके 2 भाग हैं इसमें। तो देखो, इसका पहला भाग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे क्या लिखा है? गलत लिख दिए क्या? हम सवाल है गलत लिख दिए। कुछ कॉमन भी होगा ना। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 है। अब ठीक है। तो सिद्ध करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। इससे हम क्या लिखेंगे? इसका गुणा करोगे, गुणा करने से आएगा क्या सबका? यहाँ पर 13 कॉमन ले लो, तो 7 गुणे 11 और प्लस 1। स्पष्टतः यह संख्या 1 और खुद के अलावा 13 से भी कटती है। देखो, यहाँ स्पष्टतः दी गई संख्या 1 और खुद के अलावा किससे कटती है? इसका गुणा करके जोड़ दोगे तो 13 गुणे कुछ आ जाएगा। इसका मतलब 13 से भी इसको सॉल्व करने से जो संख्या आती होगी वो 13 से भी कट रही है। ठीक है, 13 गुणे कुछ करने से ये संख्या आ रही है, इसको सॉल्व करने से जो आएगी, क्योंकि 13 कॉमन ले लिए। तो 13 कॉमन ले लिए तो जो बचा, तो इसका मतलब इसको गुणा सॉल्व करने से जो संख्या आती होगी वो 13 से भी कट रही है। तो जो खुद और 1 के अलावा किसी एक और संख्या से कटती हो तो वह संख्या क्या हो जाती है? भाज्य। ठीक है, तो स्पष्टतः यह संख्या 1 और खुद के अलावा 13 से भी कटती है, इसलिए भाज्य संख्या। स्पष्टतः यह संख्या 1 व खुद के अलावा 13 से भी कटती है, 13 से भी विभाजित है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या भाज्य संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है यदि वह खुद व 1 के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटती है। कम से कम एक और संख्या से कटती है और संख्या से विभाजित होती है। तो ये वाली संख्या खुद और 1 के अलावा 13 से भी कट रही है। ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य है। ठीक है ना।
ऐसे में देखो दोस्तों से 5 कॉमन ले लोगे तो ये संख्या खुद और 1 के अलावा 5 से भी कटती है, वह संख्या। तो यहाँ पे लिखो दूसरा पार्ट, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको ले सकते हैं 5 कॉमन, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। स्पष्टतः यह संख्या 1 व खुद के अलावा 5 से भी कटती है। स्पष्टतः यह संख्या, स्पष्टतः दी गई संख्या, स्पष्टतः दी गई संख्या, दी गई संख्या 1 व खुद के अलावा, खुद के अलावा 5 से भी विभाजित होती है, 5 से भी विभाजित होती है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। स्पष्टता दी गई संख्या 1 व खुद के अलावा 5 से भी विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। लिख लिए। बस इधर ने तीनों क्वेश्चन पढ़ के आना, कल तीनों को दे देंगे। ठीक है, जाओ अब, कल आना 9 बजे। विलोपन प्रतिस्थापन पढ़े रहना, विलोपन प्रतिस्थापन बार बार देते हैं।